नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन एट लिट ई सिटी यूट्यूब चैनल, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंग्लिश लर्निंग रिसोर्सेज। दोस्तों, जो हमारा आज का वीडियो है वो डिस्कस करेगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी, जनरली जो आपके करिकुलम में लगती है। स्टोरी का टाइटल है अ किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस और ये लिखी गई है साउथ की प्रोमिनेंट राइटर, साउथ इंडिया की अंबाई के द्वारा। वी विल डिस्कस द स्टोरी, द सिंबल्स, द थीम, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, और स्टार्ट करेंगे हम ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है। तो दोस्तों, इस स्टोरी को जिन्होंने लिखा है उनका ओरिजिनल नेम है C.S. लक्ष्मी। ये C.S. लक्ष्मी के नाम से तो अपने क्रिटिकल वर्क्स लिखती हैं जो फेमिनिज्म से रिलेटेड है, जो बहुत सारे सोशल इश्यूज से रिलेटेड है। बट एट द सेम टाइम शी आल्सो राइट्स विद अ पेन नेम। पेन नेम होता है एक राइटर जो यूज करता है अपने वर्क में कोई अलग नाम यूज करने के लिए, जो केवल उसका लिटरेचर से जुड़ा हुआ या उसकी राइटिंग से जुड़ा हुआ होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पेन नेम। तो अंबाई इनका पेन नेम है, जिस नेम के साथ ये अपनी स्टोरीज, अपने वर्क्स को लिखती हैं। शी इज अ प्रोलिफिक राइटर, स्कॉलर भी हैं और फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट भी हैं। एन एक्टिविस्ट इज अ पर्सन हु डजंट सिंपली राइट्स, वो इनके लिए तरह तरह से जो भी आवाज उठानी होती है, अगर कोई इस टाइप का कोई मूवमेंट, आंदोलन करना होता है, शी ऑलवेज इज इन द फोरफ्रंट। She has written powerful works of fiction. Powerful का सेंस यहाँ पर यह है कि ऐसे वर्क्स जो रीडर्स के बीच में आइडियाज को और ज्यादा क्रिएट करते हैं, उनको अवेयर करते हैं इश्यूज के ऊपर। शॉर्ट स्टोरीज जो इनके एसेज हैं उन्होंने गार्नर करा है, उनको मिला है क्रिटिकल एक्लेम, बहुत ज्यादा प्रशंसा भी मिली है और एक रीडरशिप पूरी डिवोटेड है उनके लिए। दे ऑलवेज वेट फॉर हर लेटेस्ट वर्क, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे आइडियाज़ को प्रेजेंट करती हैं, ऐसे व्यूज़ प्रेजेंट करती हैं जो सोसाइटी में बहुत ज़रूरी होते हैं चेंजेस लाने के लिए। इसके अलावा अगर हम उनके कुछ फेमस वर्क्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो मोस्टली तमिल में लिखती हैं और बाद में उसको ट्रांसलेट किया जाता है अलग अलग लैंग्वेजेस में। बट at the same time she also writes in English language। ठीक है, तो इनके फेमस जो स्टोरीज कलेक्शन है जिससे टाइटल स्टोरी ली गई है वीतिन मुलाइल ओरू समायलारी। दिस इज एक्चुअली तमिल टाइटल। अ किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस 1988 में ये स्टोरीज का कलेक्शन पब्लिश हुआ था। पर्पल सी 1992 के अंदर। और काफी उनका पॉपुलर एक और वर्क है इन अ फॉरेस्ट अ डियर, स्टोरीज बाय अंबाई, जो 2006 में पब्लिश हुआ था। तो दोस्तों, बात करते हैं हम अब इस स्टोरी की जो हम आज डिस्कस करना चाहेंगे। ये जो स्टोरी है अ किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस, ये तमिल में लिखी गई थी ओरिजिनली एंड इट इज वन ऑफ हर मोस्ट पॉपुलर, रीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्रिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत पॉपुलर वर्क्स में से एक है इनके। और इसके अंदर उन्होंने एक ह्यूमरस, लाइट हार्टेड स्टाइल के अंदर लाइवली कैरेक्टर्स के मीडियम से उन्होंने एक ऐसे वर्ल्ड को पोर्ट्रेट करा है, हमारे सामने प्रेजेंट करा है एक ऐसी दुनिया को विच शोज how in a traditional society women have limited choice। औरत के पास बहुत कम चॉइसेस या विकल्प होते हैं और फिजिकली और इमोशनली उनका जो स्पेस होता है वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होता है। देखिए, रेस्ट्रिक्टेड होने का मतलब होता है नॉट हैविंग मच फ्रीडम टू मूव, जब आपको मूव करने के लिए ज्यादा स्पेस ना मिले। तो जो इसके अंदर किचन यूज किया गया है वो ना केवल रियल में एक किचन है, बल्कि वो एक मेटाफर भी है कि किस तरह से एक पैट्रियार्कल ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में विमेन के लिए मूव का स्पेस, उनका खुद का जो पर्सनल स्पेस है वो कितना कम है। ये पूरा इस स्टोरी का इनका पर्पस है।
जो स्टोरी है ऑलमोस्ट उसके सारे जो इंसिडेंट्स हैं वो कहाँ अकर होते हैं, जो किचन है उसकी बाउंड्री के अंदर। तो ये जो स्पेस है इट रिप्रेजेंट, इट इज अ माइक्रोकॉस्म। देखिए माइक्रोकॉस्म का मतलब है वो एक लघु रूप है लार्जर सोसाइटल स्ट्रक्चर का। कहने का मतलब है स्टोरी में जो किचन प्रेजेंट किया गया है वो किचन रिप्रेजेंट करता है पूरे उस सोसाइटी के अंदर, जो सोसाइटी अपने रूल्स की वजह से, अपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, अपने कुछ ट्रेडिशंस की वजह से, अपनी कुछ वैल्यूज की वजह से विमेन की लाइव्स को लिमिटेड कर देती हैं। उनके पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। देखिए स्टोरी जो अगर सेटिंग की बात करें तो इसको सेट किया गया है राजस्थान के अजमेर में। एक ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली टाइप का सिस्टम है, काफी बड़ा सारा ओल्ड पेट्रियार्कल सिस्टम। पेट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम है हिंदी में जिसे हम पितृ सत्तात्मक सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर मेल या फादर इज द सेंटर ऑफ द फैमिली यूनिट। सेंटर होने का मतलब यह है कि मेल डिसाइड्स इन एवरी इंपॉर्टेंट मैटर। हर जो इंपॉर्टेंट इशू होता है घर के डिसीजन का वो मेल के द्वारा लिया जाता है। एंड विमेन लिव्स ऑन द मार्जिन, वो केवल जो मेल उनको डिक्टेट करता है। इवन यहां से स्टार्ट करके कि आज खाने में क्या बनेगा, यहां से लेकर और जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जस्ट लाइक कि हाउस में कंस्ट्रक्शन करवाना है नहीं करवाना है, बच्चों की पढ़ाई में क्या करना है नहीं करना है, दीज ऑल डिसीजंस आर टेकन सोलली बाय द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो यहां पर ये जो स्टोरी है वो एक ऐसी फैमिली में सेट की गई है जो पूरी तरह से पेट्रियार्कल है और जो सिस्टम बाकी मेंबर्स की लाइफ को गवर्न करता है। और देखिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जनरली जो स्टोरीज होती हैं वो लीनियर वे में आगे बढ़ती हैं। लीनियर वे में आगे बढ़ने का मतलब है वन आफ्टर द अदर इंसिडेंट चलते रहते हैं, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड। लेकिन इस स्टोरीज में इस तरह से कोई लीनियर मूवमेंट नहीं होता। इट इज मोर लाइक एन एपिसोडिक स्टोरी। तो एपिसोडिक स्टोरी क्या होती है, जिस स्टोरी में कुछ कनेक्टेड एपिसोड्स खूब सारे पास पास रख दिए जाते हैं और फिर उनको नरेट किया जाता है। और इस स्टोरी में नरेटर कौन है, इस स्टोरी का नरेटर है मीनाक्षी। ये इस घर की एक डॉटर इन लॉ है, बहू है। एंड वेरी यूनिक थिंग अबाउट हर is she does not belong to this particular area or region। वो राजस्थान या अजमेर की नहीं है। she comes from साउथ इंडिया, तमिलनाडु से वो आई हुई है। उसकी लव मैरिज है। तो बहुत सारे जो हैं इश्यूज ऑलरेडी हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल जो फैमिलीज होती हैं उनमें लव मैरिज को बहुत ज्यादा सपोर्ट या एंटरटेन नहीं किया जाता। प्लस वो साउथ इंडियन है, तो जो रिचुअल्स होते हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के वो काफी एक दूसरे से अलग है। सो शी इज नॉट वेरी वार्मली एक्सेप्टेड इनटू द फैमिली। छोटी सी बात एक और इसमें हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कर लेते हैं कि ये ओरिजिनली तमिल लैंग्वेज में लिखी हुई थी और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया है लक्ष्मी हॉल्मस्ट्रॉम के द्वारा, जो एक इंडो एंग्लियन इनफैक्ट इंग्लिश बॉर्न और इंडिया पे लिखने वाली एक राइटर थी। बहुत सारे मेजर तमिल राइटर्स को उन्होंने वर्ल्ड रीडरशिप प्रोवाइड कराई है उनके तमिल वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। तो अब बात कर लेते हैं इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं। देखिए पापा जी और मीनाक्षी के फादर इन लॉ, हालांकि स्टोरी में उनकी फिजिकल प्रेजेंस बहुत कम टाइम के लिए है, बट ही इज द लूमिंग फिगर। लूमिंग मतलब उनकी शैडो पूरी स्टोरी पे छाई रहती है। ही इज द सिंबल ऑफ पेट्रियार्की और घर का हर डिसीजन वो डिक्टेट करते हैं। फिर उसके बाद उनकी वाइफ, जिसे सब जने जिज्जी के नाम से बुलाते हैं, जिनका खुद का कोई नाम है ही नहीं, नाम तो है लेकिन वो भूल गई हैं कि मेरा नाम क्या है। शी इज वाइफ ऑफ पापा जी। और अभी क्योंकि घर में वो सबसे बड़ी
विमेन स्टेटस रखती हैं, वो सास हैं, सारी बाकी बहुएं हैं, तो शी कंट्रोल्स द किचन। और ये उनके लिए, जीजी के लिए इज नथिंग लेस ऑफ एन अचीवमेंट, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देन वी हैव मीनाक्षी, जो मैंने बताया नरेटर, और किशन जो पापा जी का सेकंड नंबर का सन है, उसकी वाइफ है। देन वी हैव अनदर डॉटर इन लॉ, कुसुम यंगेस्ट है, ये घर की डॉटर इन लॉ, सतीश की वाइफ है, और शी इज वन ऑफ द रोल मॉडल्स डॉटर इन लॉ, एक आदर्श बहू जैसी होनी चाहिए। एंड देन वी हैव राधा भाभी, शी इज वाइफ ऑफ गोपाल। राधा भाभी जो हैं वो काफी पढ़ी लिखी हैं, बट शी डजंट लिव विद दीज पीपल, ये जोधपुर अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। तो मेन ये तीन जो करेक्टर्स प्लस जीजी, इसके अलावा कुछ और रेफरेंस है, जैसे देयर इज अ वीना मौसी, देयर इज बड़ी जीजी, जो स्टोरी के टाइम हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही किस तरह से ये जो 5 विमेन और इनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो शो करते हैं कि कितने लिमिटेड ऑप्शन हैं विमेन के पास एक ट्रेडिशनल, एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्टोरी की समरी को। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इस स्टोरी को नरेट किया गया है मीनाक्षी के द्वारा, हु इज वाइफ ऑफ किशन एंड नॉट एक्चुअली एल्डेस्ट, शी इज इन बिटवीन इन द फैमिली। और उसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, शी इज मोर लाइक एन आउटसाइडर, वो क्योंकि इस माहौल में, इस एनवायरनमेंट में पली बढ़ी नहीं है, शी हैज बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन रादर वेरी ओपन माइंडेड फैमिली, तो वो इस फैमिली की डेली लाइफ्स को देखती है, और उसी के ये ऑब्जर्वेशन जो है वो स्टोरी के क्रक्स को बनाते हैं। स्टोरी की जो ओपनिंग है वो उसका मीनाक्षी का जो व्यू है इस घर के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को लेकर, वो बहुत ही इसको फनी वे में कंपेयर करती है कि पापा जी ने जब लैंड खरीदी तो बहुत सस्ता खरीद लिया होगा, बट देयर इज नो प्लान, कोई प्लान नहीं है, केवल जैसे एक रेल कैरियर्स होता है एक के पीछे एक डब्बे, उस तरह से ये पूरा घर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। और लास्ट में जो एक लिमिटेड छोटा क्रैम्प्ड स्पेस है वहां पर किचन सिचुएटेड है इस घर के अंदर। और बेसिकली किचन के अंदर 2 विंडोज है, एक विंडो के नीचे देयर इज बेसिन, टैप है, और लगातार क्योंकि वहां कोई ड्रेनेज एरिया नहीं है तो पानी जो है लगातार फर्श पे रहता है। विमेन जो वहां पर वर्क करती हैं उनके पांव हमेशा उसके अंदर डूबे रहते हैं। सो दिस इज क्वाइट इरिटेटिंग एक्सपीरियंस है, जगह कम है, लाइट है नहीं, लगातार वेट रहती है किचन, वो सारी चीजें। एक जो सेंस ऑफ रिलीफ जो किचन में काम करने वाली विमेन को मिलता है वो है एक विंडो, जिससे अगर वो ओपन रहे तो दे कैन हैव अ पैनोरामिक ब्यूटीफुल व्यू ऑफ माउंटेन्स। लेकिन उस विंडो का जो लाइन ऑफ विजन है जहां से वो उसको देखे, उसके ठीक सामने से जो पीछे की तरफ से क्लोथिंग लाइन निकलती है, क्लोथिंग लाइन जिसे हम कपड़े सुखाने की तनी या तार बोल सकते हैं, तो उसके ऊपर कपड़े सूखे रहते हैं, तो आप खिड़की खोलो भी तो उसके ऊपर आपको पैजामाज, पेटीकोट्स, कुर्ता, साड़ी ये टंगे हुए मिलते हैं। सो आपकी खिड़की का होना ना होना इट बिकम्स यूजलेस, वहां से कुछ नहीं दिख पाता है। तो इस वजह से जो भी विमेन वहां पर काम करती हैं दे आर टोटली क्लोज्ड अप, वो एग्जॉस्टिंग और बहुत ही शैबी पुअर कंडीशन के अंदर काम करती है। और कुछ भी उस किचन में ऐसा नहीं है जो उनके इस बर्डन को, जिसमें वो सुबह 4 साढ़े 4 बजे से अपने आप को प्लाई करने लगती हैं और देर रात तक करती रहती हैं, इस बर्डन को ईज करने वाला कुछ भी नहीं है। The main thing is that nobody thinks about it. आदमी तो सोचते ही नहीं है। Even women have become so accustomed for these situation कि उनको लगता है इसमें कोई कंप्लेन करने वाली चीज ही नहीं है। From morning to night वो वर्क करती रहती हैं इस स्मॉल स्पेस के अंदर। उनके फीट जो हैं वो लगातार वेट रहते हैं इनएडिक्वेट ड्रेनेज की वजह से।
लेकिन कोई इस चीज में, उनकी जो फीट है वो लगातार पैचेस हो गए हैं, बट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एज इफ देयर इज नथिंग स्पेशल टू चेंज। कोई चिंता करने या वरी करने की बात है ही नहीं। नाउ मीनाक्षी हमें बताती है कि किस तरह से फैमिली इज अ ग्रेट लवर ऑफ फूड। उसको पूरा दिन कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, और पूरा दिन सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन घर में होता है, इट इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फूड। और लगातार जो जीजी हैं जिनके हाथ में अभी कमांड है, वो सबॉर्डिनेट्स को, अपनी यंगर वाइफ्स, यंगर डॉटर्स इन लॉ को इंस्ट्रक्ट करती रहती हैं, आज ये बनाएंगे, आज वो बनाना है, आज ऐसे करना है, ये सारी चीजें हैं। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एनेक्डोट शेयर करती है मीनाक्षी अपनी शादी के टाइम, क्योंकि ये जो फैमिली है सपोजिटली जो एक राजपूत फैमिली है, या हम ये कह सकते हैं एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, इस फैमिली को काफी लेविश स्केल पर वेडिंग में फूड और नॉनवेज ड्रिंक इनकी हैबिट है। लेकिन मीनाक्षी कम्स फ्रॉम अ फैमिली जहां पर ड्रिंक्स सर्व नहीं की जाती। तो जब ये जाते हैं और इनको पता चलता है कि कोई ड्रिंक सर्व नहीं करेगा, मैरिज पार्टी को, ग्रूम्स पार्टी को पता चलता है, दे आर बिटरली डिसअपॉइंटेड कि हाउ कैन वन सेलिब्रेट अ मैरिज विदाउट हैविंग गुड लिकर। तो उनके लिए तो मैरिज के रिचुअल्स ही इनकम्प्लीट है इसके बिना। और यहां तक कि वो बताती है कि दे आर सो फॉन्ड ऑफ दिस लिकर कि उनका एक जो लोकल फ्लेवर है कस्तूरी, केसर कस्तूरी नाम से, वो गॉडेस को कोई भी काम हो, गॉडेस को पहले उसके 2 बूंदें छिड़की जाती हैं, उसके बाद ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल सभी जने साथ बैठते हैं, और जो न्यूबॉर्न घर में होता है उसके भी मुंह को चखने वाली पहली जो चीज होती है वो स्पिरिट्स या कस्तूरी होती है। तो ऐसा जब फैमिली का बैकग्राउंड होगा और वो अपने बेटे की शादी एक ऐसे घर में कर देंगे जहां पर बारात को पूछना तो दूर, सर्व भी नहीं की जाए ड्रिंक, तो ऑब्वियसली पहले ही वहां से उनको थोड़ा सा मीनाक्षी के बारे में लेकर एक प्रिजुडिस आ जाता है कि शी इज नॉट वन ऑफ दी अस। नाउ मीनाक्षी अब डिस्क्राइब करती है कि किस तरह से डेली रूटीन स्टार्ट होता है, जिसमें पापा जी ओपन टेरेस के ऊपर चारपाई पे बैठ जाते हैं और लेविश ब्रेकफास्ट जीजी जो है प्रिपेयर करती है पापा जी के लिए। पराठे हैं, उसके अंदर लगातार टम्बलर्स ऑफ टी गोइंग ऑन, कभी स्नैक्स बन रहे हैं, कभी कोई गेस्ट आ जाता है तो पापा जी फौरन कहते हैं इनके लिए भी पराठे लेकर आओ, और जीजी इज फॉनिंग, खुश होती हुई लगातार उनके लिए कुछ ना कुछ लाती रहती है। राउंड्स ऑफ स्नैक, कभी पकौड़े आ रहे हैं, कभी कुछ बन रहा है, और फैमिली और फ्रेंड्स कभी वो कहते हैं पापड़ सेक कर इस तरह से ला दो, और पापा जी वुड डिमांड वन डेलिकेसी आफ्टर दी अदर। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने की है कि फूड जो है, हियर इट बिकम्स अ सिंबल, कि किस तरह से एक के लिए फूड इज सोर्स ऑफ हैविंग कमांड ओवर द फैमिली। पापा जी ये कंट्रोल सुनिश्चित करते हैं अपने डिमांड्स के द्वारा कि किचन में वही बने जो वो चाहते हैं। ऑन दी अदर हैंड लेडीज को, विमेन ऑफ द हाउस को ये लगता है कि मेकिंग फूड इज अ काइंड ऑफ देयर प्लेजर। इस फूड प्रिपरेशन और सर्विंग के अंदर वो अपने लाइफ के गोल को अचीव कर लेती हैं। दे नेवर थिंक अबाउट हायर एस्पायरेशन, उनके मन में कभी ये नहीं आता कि हम कोई हायर गोल अचीव कर सकते हैं। तो फूड और किचन उनके एम्बिशन को हमेशा के लिए किल कर देता है। जीजी जो बहुत मैंने आपको बताया, उनको लगता है कि इट इज वन ऑफ द पर्पस ऑफ हर लाइफ के सप्लाई हॉट टी, पराठा, कबाब, अदर स्पाइसी स्नैक्स, ग्रेट एंथुजियाज्म। यहां ये इंपॉर्टेंट है, जीजी को ऐसा लगता है कि बाय डूइंग सो शी इज लाइक द क्वीन ऑफ द हाउस। वो अपनी सारी ड्यूटीज को इमैक्युलेटली बहुत बढ़िया ढंग से परफॉर्म कर रही हैं। Now, nobody bothered about the condition of the kitchen in the least. जहां से इतना सारा काम होता है उसके बारे में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि विमेन फोक पूरा अपना टाइम लगभग वहां पर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट एनी अदर थिंग वहां पर बिताती हैं।
एक बड़े इंटरेस्टिंग यहाँ पर हमें मीनाक्षी एक और किस्सा बताती है कि एक बार ऐसी डिस्कशन चल रहा था अबाउट सम फर्दर कंस्ट्रक्शन इन द हाउस, कि इस तरह से एक रूम और बना लिया जाए। तो मीनाक्षी अपने आप बोल देती है कि अगर आप थोड़ा सा किचन में स्पेस ऐड कर देंगे, इट विल बिकम कन्वीनियंट फॉर अस। नाउ पापा जी वाज स्टन्ड, वो चौंक जाते हैं, मतलब उनको फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव ही नहीं होता कि एक डॉटर इन लॉ, मतलब अब उनकी वाइफ भी नहीं कर सकती ये भी तय, और उससे परे डॉटर इन लॉ की ये डेयरिंग हो कि वो पापा जी कोई बात कहे हो किससे रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, और वो उसमें अपना सजेशन ऐड करे, ये उनको लगता है ये ऑडेसिटी है, उसका दुस्साहस है, और उनको हैबिट ही नहीं है कि घर की औरतें इस बारे में बात करें। और जब बातों बातों में जब पापा जी की इसकी मीनाक्षी की मदर इन लॉ ये भी टॉन्ट कर देती है कि इसका हस्बैंड सतीश जो है वो इसको किचन में भी हेल्प कराता है, तो पापा जी बहुत अम्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि फिर जो शादी के बाद शगुन में कंगन दिया था वो सतीश को भी दो, बिकॉज पापा जी के लिए अ मैन वर्किंग इन अ किचन इज नथिंग लेस ऑफ अ शेमफुल एक्ट, उनके लिए बहुत शर्मिंदा करने वाली बात है। तो वापिस से हमें स्टीरियोटाइप्स देखने को मिलते हैं। एक स्टीरियोटाइप एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो सोसाइटी क्रिएट करती है कि ऐसा पर्सन, ऐसा जेंडर, ऐसी क्लास को यही काम करना चाहिए। मूवीज, लिटरेचर के द्वारा हम इन स्टीरियोटाइप्स को और ज्यादा मजबूत करते हैं। फिर उसके बाद जो बेसिकली पापा जी जो हैं वो मीनाक्षी की बात को टोटली इग्नोर कर देते हैं, और किचन वही का वही स्मॉल क्रैम्प्ड स्पेस बना रह जाता है। अब नैरेटर एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पर शेयर करती है बैटल, एक कॉमिक बैटल जो चल रहा है जिजी और बड़ी जिजी। बड़ी जिजी पापा जी की स्टेप मदर थी, पापा जी के फादर की सेकंड वाइफ थी, और ऑलमोस्ट पापा जी की एज की ही थी। नाउ शी इज अ विडो, तो वो घर में रहती है यहीं साथ के अंदर। और देयर इज एक समय था जब बड़ी जीजी, जब तक पापा जी के पापा जी मतलब जीजी के फादर इन लॉ जब तक जीवित थे, शी रूल्ड द किचन। लेकिन व्हेन शी बिकेम अ विडो, जो भी एक ट्रेडिशन के तहत विडो की सारी जो पावर्स थी मतलब विडो से ले ली जाती है, और नाउ पावर कम्स टू जीजी। जीजी बड़ी जीजी और अब टोटली ऑन मर्सी ऑफ जीजी, जैसा जैसा जीजी कहती है वैसा वैसा बड़ी जीजी को करना पड़ता है। नाउ जब उनके हस्बैंड अलाइव थे, बड़ी जीजी खुद बैठ जाती थी, कस्तूरी पीती थी, और जीजी को घंटों काम करना पड़ता था, लगातार अनियंस काटने हैं तो फिर या फिर वेजिटेबल या रोटीज प्रिपेयर, और बड़ी जीजी बैठी केवल एक ऑर्डर्स पास करती रहती थी। Once she became widow, बड़ी जीजी was not allowed, जैसा अपने होता है विडोज के लिए कोई स्पाइसी फूड नहीं, कोई स्पिरिट्स नहीं, कोई बेटल लीव्स नहीं, कोई मीट नहीं, और उनको बिल्कुल एक कौन मीठा बिल्कुल अलाउ नहीं। सो एक बड़ा ही ट्रांजिशन देखने को मिलता है। जीजी एक तरह से रिवेंज पूरा अपना करती है, जो उनके साथ किया गया था उसका वो हिसाब चुकाती है। अब कॉमिक ये इस सेंस में बड़ी जीजी काफी टाइम तक तो ये सहती रही कि उनको टोटली इग्नोर किया जाए। फाइनली शी फाउंड अ वे कि किसी तरह से कभी कभी तो एटलीस्ट मैं एंजॉय कर सकूं। तब उस समय वो क्या करती, वो क्लेम करती कि शी इज पजेस्ड बाय द स्पिरिट ऑफ अंबा। वो अपनी आंखें ऊपर चढ़ा लेती, हस्की वॉइस में बोलने लगती। अब ये एक ऐसी चीज थी जो कोई भी जो हाउस मेंबर था वो इग्नोर नहीं कर सकता था। ट्रेम्बल विद फियर कि पता नहीं कब ये हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो नाराज हो जाएं और कुछ हमारे साथ गलत हो जाए, तो वो डिमांड यही करती कि मेरे लिए बढ़िया से बढ़िया खाना लेकर आओ, और लेकर वो खाती डका रात को, मतलब पूरी रात वो उस चीज को एंजॉय करती, रैलिश करती। इस तरह से 15-20 दिन के अंदर किसी तरह से वो अपनी इस हंगर को, जो स्पाइसी जो स्वादिष्ट चीजों के लिए वो करती। तो ये मीनाक्षी बताती है कि किस तरह से जीजी और बड़ी जीजी के बीच में लगातार कर रही थी।
जीजी जो मीनाक्षी की मदर इन लॉ है वो अस्थमा से सफर कर रही थी और अभी कुछ दिनों से उनकी जो हेल्थ इश्यूज हैं वो ज्यादा खराब थे। इस वजह से जो किचन में आना जाना कम हो गया था। डॉटर्स इन लॉ खुद डिसाइड करने लग गई थी कि आज क्या बनना है, लेकिन फिर भी जो जीजी है वो अलाउ नहीं करती थी कि वो टोटली कमांड उनके हाथ से स्लिप हो जाए। जितने भी प्रीशियस कॉन्डिमेंट्स हैं, मसाले हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो एक वुडन कैबिनेट में लॉक रहते थे उनके बेडरूम में, एंड नोबडी कैन टेक एनीथिंग विदाउट हर परमिशन। तुम वो अगर कोई कुछ कहता मुझे लौंग चाहिए, बड़ी इलायची चाहिए, कुछ भी और काली मिर्च चाहिए, तो वो पूछती क्यों चाहिए, किस में डालोगे, कल ही तो इतना लिया था। दिस शोज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए उनका कंट्रोल किस चीज के ऊपर है, किचन के सामान के ऊपर, उसको वो पोजीशन में लेना चाह रही हैं। तो टोटली उनके माइंड के अंदर किचन की कीज, किचन का इंग्रेडिएंट्स, इनके ऊपर पोजीशन करके वो अपने आप को लाइक अ लॉर्ड ऑफ द हाउस मानकर चलती हैं। तो शी वुड आस्क डजन ऑफ क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस पूछती कुछ भी चीज देने से पहले। नाउ इन अटैचमेंट्स को नैरेटर एक बहुत ही एवोकेटिव मेटाफर से मेटाफर यूज करके बताता है। वो कहता है दीज आर लाइक टेंटेकल्स ऑफ एन ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक सी क्रिएचर है जिसको 8 भुजाएं होती हैं, हाथ होते हैं, और एक बार अगर कोई उसकी ग्रेस्प में आ जाए तो ये अपनी सारी जो लेग्स हैं, आर्म्स हैं, उसके चारों ओर लपेट लेता है। तो विमेन ऑफ हाउस इन छोटी छोटी चीजों के अंदर अपने आप को बंधा हुआ महसूस करके भी खुश थी। ज्वेलरी हो गई, किचन कीज हो गई, इस तरह की चीजों में रहकर इनको क्या मिलता था, ये लगता था कि दे हैव अचीव्ड समथिंग। इनके बीच में एक बिल्कुल अलग पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास आता है वीना मौसी के रूप में, जो किशन की आंट या हम कह सकते हैं पापा जी की सिस्टर थी। उन्होंने एक बहुत ही अलग टाइप का लाइफ जी थी, बिकॉज शी बिकम विडो एट वेरी टेंडर एज ऑफ 15। लेकिन वो घर पे बैठने के बजाय उन्होंने स्टडी करी एंड शी बिकेम अ टीचर इन अ विलेज। अब उनका कोई हस्बैंड और बच्चे तो थे नहीं, तो वो पूरा दिन अपना बच्चों के बीच में बिताती। इंडिपेंडेंट थी, खुद की अर्निंग थी, खुद की फ्रीडम थी। लेकिन ये होने के बाद भी बिकॉज ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस शी फेल्ट अ ग्रेट वैक्यूम इन हर लाइफ। उनको ऐसा लगता उनकी जिंदगी अधूरी है, और ऐसा लगता कि उनका जो वूम जो क्या रह गया, फ्रूटलेस रह गया, वो उनको ड्रैग करता है, वो एक बर्डन की तरह लगता है। यहां वीना मौसी एक बहुत हम कह सकते हैं पॉइंटेंट एग्जाम्पल है किस तरह से सोसाइटी फोर्स करती है कि वो विमेन जो एक अलग रास्ता बनाना चाहे उसके लिए कितना मुश्किल होता है टू स्विम अगेंस्ट द टाइड। जो सोसाइटी का टाइड, रूल्स, एक्सपेक्टेशन है, उसके खिलाफ जाना कितना मुश्किल होता है। अब एक सेंट्रल इंसिडेंट जो इस स्टोरी का है वो है एक पिकनिक पार्टी, और पूरी किस तरह से प्लानिंग की जाती है। वापस से प्लानिंग तो पापा जी के द्वारा है और प्रिपरेशन विमेन फोक के द्वारा है। एक लेक है, उसके पास इनको ट्रिप करनी है और टाइम बिल्कुल इनको कम दिया जाता है, और 20 पर्सन्स का फूड इनको प्रिपेयर करना है, दूसरे अरेंजमेंट्स करने हैं, वहां जाकर पकौड़े तलने होंगे, तेल चाहिए, कटे हुए प्याज चाहिए, वगैरह वगैरह। तो राइट फ्रॉम दी स्ट्रीक ऑफ डॉन, सुबह अर्ली मॉर्निंग से सब जने लग जाते हैं, और देखकर मीनाक्षी हैरान रह जाती है कितना हर जना किचन के अंदर पसीने में भीग गया है। बट एवरीबॉडी एक के बाद एक कैटल जो है उसकी टी की प्रिपेयर हो रही है। नाउ राधा भाभी जो किशन के एल्डर ब्रदर गोपाल की वाइफ हैं और एजुकेटेड हैं, जो आगे पढ़ना चाहती थी, बट आफ्टर अ मैरिज जिनको ज्यादा स्कोप नहीं मिला, अभी बैंक में काम कर रही है, वो सारा काम कर रही है। वो ये देख रही हैं बच्चों के नैपीज चेंज करने होंगे तो वो रख लिए, उनको नहलाना भी होगा,
ऑल सन्ड्री थिंग्स, उनको पूरा आइडिया है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जोकिंगली मीनाक्षी कहती है कि बच्चों को उठा दो गोपाल भाई साहब, मतलब राधा के हस्बैंड उनको नहला देंगे, तो वो उसकी तरफ बड़े ही मॉकिंग वे में देखती है कि यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हस्बैंड, फ्रॉम फादर, कि वो इस तरह के काम करेगा? जरूर वो करेगा। मीनाक्षी को याद आता है किस तरह से उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ एक कुछ दिन बिताए थे जोधपुर में, जहां पर गोपाल एक डॉक्टर थे और राधा भाभी भी वहीं पर वर्क करती थी। गोपाल ने उनको बताया था कि किचन कितना, वहां जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हाई रहता है और उस स्कॉर्चिंग हीट के अंदर 5 मिनट भी किचन के अंदर खड़ा होना बहुत मुश्किल है। अब ये बात जब वो बोल देते हैं, तब उसके बाद किशन ये कमेंट करता है, तो राधा भाभी भी तो अपने जॉब के बावजूद काम करती है वहां पर। तो गोपाल श्रग्ड, वो कंधे उचका देता है कि व्हाट सो कंसर्निंग अबाउट दिस, वो औरत है, उसको आदत है। दिस शोज कि गोपाल के मन में कोई इंटेंशन हो या ना हो, ही हैज एक्सेप्टेड दिस थ्रू आउट हिज लाइफ, कि एक औरत को किचन में काम करना उसकी नेचुरल एबिलिटी है, ये उसकी मजबूरी नहीं है, ये उसका शौक है, ये उसकी एबिलिटी है। तो इस तरह से ये जो और जितनी भी विमेन फोक हैं वो पूरी तरह से पसीने में डूबी हुई पिकनिक के लिए फूड को प्रिपेयर कर रही हैं। कौन सी साड़ी पहन सकती हैं, कौन सा सूट पहन सकती हैं, इस पर डिस्कशन चल रहा है। और अचानक पापा जी की आवाज बाहर से सुनाई देती है कि सोने भी नहीं देते हो, सुबह सुबह शोर मचा दिया। एंड देयर इज इमीडिएट साइलेंस। जो रकस, जो शोर शराबा हो रहा था, दिस वंस अगेन शोज पापा जी की पिकनिक के लिए, पापा जी के खाने के लिए और मेल मेंबर्स के खाने के लिए तैयारी चल रही है, लेकिन इवन इट शुड नॉट बी ऑन द कोस्ट ऑफ हिज स्लीप, उसकी नींद में खलल नहीं आना चाहिए। अब जब ये लोग पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते हैं तो मैन ऑब्वियसली वही अपने प्लेइंग कार्ड्स खेलने लग जाते हैं, और विमेन कैसे एंजॉय कर रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, कभी पकौड़े तल रही हैं, कभी स्नैक्स दे रही हैं, कभी पानी ला रही हैं, कभी चाय की व्यवस्था कर रही हैं। तो नैरेटर ये भी हाईलाइट करता है किस तरह से जो जेंडर रोल्स हैं, जिनको मैं आपको बता रहा था कि वो इनग्रेन्ड हो जाते हैं, बचपन से ही हमारे अंदर फिक्स हो जाते हैं। जब बच्चों से पूछा जाता है, लड़कों से पूछा जाता है आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, लड़कियों से पूछा जाता है आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हो, तो लड़के पायलट्स बनना चाहते हैं और लड़कियां चपातीस बनाना चाहती हैं। उनको ये भी याद आता है कि किस तरह से पापा जी ने एक बार कहा था कि इस पूरे एरिया की जितनी भी माउंटेन्स हैं उन्होंने वो सब क्या कर रखे हैं, क्लाइंब कर रखे हैं। और जीजी से जब पूछा जाता है आप नहीं गए कभी, तो जीजी बड़े ही शाय स्माइल के साथ, लाफ करते हुए, हल्के एम्बेरसमेंट के साथ कहती हैं जब भी पापा जी गए तो वो प्रेग्नेंट थी 14 टाइम्स, शी गेव बर्थ टू 14 चिल्ड्रन। तो ये शो करता है कि विमेन इज जस्ट अ रिप्रोडक्टिव मशीन, और मैन, जब विमेन एक प्रेगनेंसी के अंदर कन्फाइंड हो जाती है, जब उसका मूवमेंट बिल्कुल ही बंद हो जाता है, मैन हैज नो सच लिमिट्स, वो अपना एंजॉय कर सकता है हॉबीज और पैशन को। वंस अगेन इट शोज कि उनकी लिमिटेशन कैसे है। नाउ आफ्टर द होल डे पार्टी जब रिटर्न होने लगती है, कुसुम जो मीनाक्षी को कहती है कि थोड़ा सा रुको, मैं थोड़ा सा इन बर्ड्स का व्यू एक बार और देखना चाहती हूँ, मैं नहीं देख पाई। कुसुम इज वेरी सैड, वो बहुत उदास है क्योंकि उसको ये भी है, वो मीनाक्षी को बोलती है प्लीज वॉच एट माई साड़ी, कोई वहां पर स्पॉट्स तो नहीं है बिकॉज शी इज हैविंग हर पीरियड्स, तो उनको ये डर है कि कहीं ब्लड के कुछ स्पॉट्स आ जाए, इट वुड बी वेरी एम्बेरसिंग। तो मीनाक्षी फेल करती है, एक उसको कंपैरिजन समझ में आता है कि मैं जब साउथ इंडिया से आई थी तो मैं तो एक आउटकास्ट थी, मेरा डार्क कॉम्प्लेक्शन था, दूसरा मैं थोड़ी सी सामने जवाब दे देती थी, इसके लिए मुझे हमेशा सुनना पड़ता था। उसको एक बार स्किन की छोटी मोटी डिजीज हो गई थी, एक घर का फैमिली फ्रेंड जो स्किन डॉक्टर था वो आया, और जब पापा जी ने कहा कि इसको देखो, तो उसने ये कहा कि आप घर में रहो, बाहर जाती क्यों? तो पापा जी ने फौरन बोल दिया अरे ये तो ऐसे ही घूमती रहती है। और तो उस डॉक्टर का यही सजेशन था, जैसे औरतें रहती हैं वैसे रहोगी
तो प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। वंस अगेन इट शोज द मेल मेंटेलिटी कि विमेन शुड नॉट स्टेप आउटसाइड द हाउस, उनको घर से बाहर निकलना ही चाहिए। अब इस कंपैरिजन के अंदर उसने एक बार जीजी से पूछा था कि आपको एक्चुअली में कैसी डॉटर इन लॉ, कैसी बहू पसंद करेंगे? तो जीजी ने कहा जो एजुकेटेड भी हो, जो गोरी भी हो और जो शांत भी रहे, मुझे ऐसी। तब मीनाक्षी ऐसे सोचती थी कि इट्स अ फेरी टेल स्टोरी, ये लाइफ में पॉसिबल नहीं हो सकता ऐसा कॉम्बिनेशन हर किसी को मिल जाए। बट जब कुसुम को ब्राइड के रूप में चूज किया गया सतीश के लिए, तब ये लगा कि शी वाज एन एपिटमी, वो एक तरह से परफेक्शन है डॉटर इन लॉ का। हाईली एजुकेटेड थी, जब वो एजुकेशन ले रही थी तो डिप्लोमास करे जा रही थी, क्यों? कि ये कभी कभी फ्यूचर में काम आ सकते हैं। उसका खुद का इंटरेस्ट हो ना हो, वो भी अपने ब्राइड ग्रूम के लिए ध्यान में रखकर स्टिचिंग आती थी, एम्ब्रॉयडरी आती थी, फ्लावर डेकोरेशन आता था, जैम पिकल मेकिंग आती थी, बेकरी आता था, तो मतलब वो फेयर कलर था उसका, तो हर चीज कुसुम जो थी वो रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन वो अभी भी खुश नहीं थी। नरेटर बड़ा ही, मीनाक्षी बड़ा ही हैरान होती है ये देखकर, क्योंकि कुसुम जो है शी इज एक्चुअली ट्राइंग टू कंसीव अ चाइल्ड बट विद नो रिजल्ट, और बिल्कुल वो बर्ड्स की फ्लाइट को देखते हुए तो मीनाक्षी यही सोचती है, इफ कुसुम कांट बी हैप्पी और कुसुम कांट बी अ परफेक्ट डॉटर इन लॉ, देयर कैन नॉट बी एनीवन अदर। सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, जीजी को एक सीवियर अटैक पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी टोटली डिसेबल हो जाती है और उनको अनकॉन्शियस स्टेट में उनके बेड पर ले जाना पड़ता है। उसके बाद डॉक्टर उनको एक इंजेक्शन देता है रिकवर करने के लिए। रिकवर होने के जस्ट बाद फर्स्ट थॉट क्या है? वेयर आर माई किचन कीज, और क्या बनाया है, इवनिंग में क्या बनाओगी? एवरीवन काम्स हर डाउन के सब हो जाएगा, आप परेशान मत हो। कुसुम और जो मीनाक्षी जीजी के जब कपड़े रिमूव करते हैं जो ड्रेंच्ड हैं उनके यूरिन में, स्वेट में, तो उनकी विदर्ड बॉडी दिखाई देती है, जिसपे इसका बेली के ऊपर प्रेगनेंसी के आफ्टर पोस्ट नेटल मार्क्स हैं। पूरे उनके जो ब्रेस्ट्स हैं वो बिल्कुल सैगी हो चुकी हैं, मतलब उनकी बॉडी ऐसी लगती है, बहुत सुंदर मेटाफर यूज किया है, इवोकेटिव यूज करा है, लाइक एन अर्थ विच हैव बीन प्लॉड अगेन एंड अगेन, जैसे किसी धरती पर बार बार हल चलाया गया हो, इस तरह से उनकी विदर्ड, इस तरह से उनकी बॉडी नजर आती है। एवरीवन एक्सेप्ट मीनाक्षी सब कमरे से चले जाते हैं, जीजी इज इन हर बेड। अब हाफ कॉन्शियस स्टेट के अंदर जीजी अपनी मेमोरीज के बारे में मटर करना, बुदबुदाना शुरू करती है। शी टॉक्ड अबाउट हर रिच वेडिंग ज्वेलरी, किस तरह का कॉस्ट्यूम था, और सबसे इंपॉर्टेंट जीजी के सब कॉन्शियस के अंदर अर्ध चेतना में अपनी मां के शब्द अभी तक हैं। टेक कंट्रोल ओवर किचन, नेवर फॉरगेट टू मेक योरसेल्फ अट्रैक्टिव। 2 रूल्स, कि ये 2 रूल्स अगर तुम रखोगी, अगर ये तुम्हारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहेंगे, तो जीजी की मैरिड लाइफ क्या रहेगी? बिल्कुल हैप्पी रहेगी। मीनाक्षी समझती है कि शी इज एक्चुअली नॉट इन हर राइट फ्रेम ऑफ माइंड, तो वो कहती है आप सो जाओ, हम फिर बात करेंगे। बट जीजी और चीजें याद करती हैं, किस तरह से 30 मेंबर की फैमिली का वो मील प्रिपेयर करा करती थी, किस तरह से सुबह सुबह नीडिंग, आटे को गूंथना, चपातीज बनाना, नॉन स्टॉप वर्क्स थ्रू आउट द डे चलते रहते थे। फिर उसके बाद एक बहुत ही जो बेरिड अंदर दबी हुई एक पेनफुल मेमोरी है, उसको याद करती है, कब उन्होंने अपना गोपाल से भी पहले फर्स्ट बॉर्न जो चाइल्ड था, जो दीवार, छत की दीवार से गिर के जिसकी डेथ हो गई थी, घर में एक प्रोग्राम था, एक फेस्टिवल या फंक्शन चल रहा था, वो पूरीज को फ्राई कर रही थी उस समय। अब उसके बाद जब वो उसको बैरेट करके आ गए, उसको इतना भी टाइम नहीं मिला कि शी कैन मॉर्न एंड वीप, वो रो सके, उसको वापस से पूरी को तलने का काम करना पड़ा। दिस शोज हाउ हेल्पलेस उस समय तो खासकर वो थी। सच एन ऑर्डियल, जब उसके फादर इन लॉ की डेथ हुई, जीजी ने सोच लिया कि अब मेरा मौका है। शी टेक
took hold of the keys, और एक बार जब ये किचन की कीज उनके हाथ में आ गई तब उनको लगा कि सारी जो उन्होंने शादी के बाद सैक्रिफाइसेस करे हैं, जो हार्ड वर्क करा है, उनका पेमेंट टाइम अब आ गया है. नाउ शी हैज बिकम द क्वीन ऑफ द हाउस. ये सुनने के बाद अब एक इमेजिन कन्वर्सेशन है मीनाक्षी और जीजी के बीच में, और मीनाक्षी उसके अंदर नॉट एज अ डॉटर इन लॉ बट एज एन एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग, जो जानता है जीवन की सच्चाई को, जीजी को कुछ बातें बताता है. मीनाक्षी जीजी को क्लियर करता है कि आप इस इल्यूजन में, इस भ्रम के अंदर हो कि किचन की कीज आपको पावर देती हैं. पावर आपके हाथ में नहीं है, पापा जी के हाथ में. यू आर जस्ट द शैडो, आप केवल उनकी एक शैडो हो. मीनाक्षी उनको अर्ज करती है कि आप अपनी किचन, अपनी ज्वेलरी, अपने ये सारी चीजें, क्या रोटी बनानी है, कौन सी सब्जी है, इनको अगर आप एक बार भूल जाओगे, त्याग कर दोगे, और आप जो स्वयं हो दुलारी बाई, जो आपका नाम है, केवल आप उसको पहचानो. और अगर आपने ये सारे जो ट्रैप्स हैं जिन्होंने आपको फंसा रखा है, तब अगर आपने ये समय पर रहते छोड़ दिए होते, शायद आप भी न्यूटन की तरह, कालिदास की तरह, किसी पोइट की तरह, किसी थिंकर की तरह, किसी और बड़े व्यक्ति की तरह एक आप साइंटिस्ट, पोइट, आर्टिस्ट या कुछ भी बन सकते थे. अब क्वेश्चन ये है, जीजी ये सोचती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी, अगर मैं किचन पे होल्ड नहीं करूंगी तो मैं रह क्या जाऊंगी. जो डोमेस्टिक चोर्स हैं, जो छोटे मोटे काम हैं, उनमें फंसकर अगर वो ये सोचती हैं कि हमने इस पूरे किचन को कंट्रोल करके डोमेस्टिक क्वीन बन गई है, तो जीजी मीनाक्षी बताती है कि वो वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज देखो जो आपने मिस कर दिया बिकॉज ऑफ दिस इल्यूजन, इस भ्रम की वजह से, जब आप अपनी ज्वेलरी, अपने किचन कॉन्डिमेंट्स और दूसरी चीजों के साथ खुश थे. मीनाक्षी उनको रियलाइज कराना चाहती है कि ये जो आर्टिफिशियल, जो नेचुरल नहीं है, क्योंकि मैन और विमेन नेचुरली बोथ हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल पोटेंशियल, समान जिनके अंदर संभावना है, और रिप्रेसिव कंस्ट्रक्ट, ऐसी चीजें जो स्त्री को दबाती हैं, स्त्री को रोकती हैं, जो जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाती हैं सिवाय बियरिंग चिल्ड्रन, बच्चों को जन्म देना, खाना बनाना और किचन में अपनी स्पेस के लिए लड़ना. तो स्टोरी जो है वो बड़ी ही एम्बिगुअस वे में, एम्बिगुअस का मतलब होता है विदाउट क्लियर मार्क, स्पष्ट नहीं, बल्कि बस इतना सा होता है कि जीजी, जिनकी आंखें अभी भी क्लोज हैं, उनका हाथ धीरे से बढ़ता है और मीनाक्षी के हाथ को कस के पकड़ लेता है. वी डोंट नो कि ये पकड़ने का सेंस क्या है. क्या जीजी उस चीज को रियलाइज कर पा रही है, क्या वो पेन फील कर रही है, क्या उनको होश आ रहा है? बट नो, स्टोरी एंड्स हियर. सो जो क्रैम्ड किचन है, ये जो छोटा सा किचन है, वो एक सिंबल बनता है फीमेल कन्फाइनमेंट का. फीमेल कन्फाइनमेंट मतलब स्त्री को रोकने का, और जो उनकी खामोश यर्निंग्स हैं, डिजायर्स हैं, कि कैसे वो अपने आप को डिफाइन कर सकें. बड़ी जीजी, मीनाक्षी, कुसुम, राधा भाभी, ये वन आफ्टर अदर जनरेशन रिप्रेजेंट होती है जो इस डोमेस्टिक स्फीयर के अंदर फंसी हुई है. उनकी जो लॉन्गिंग है कि हम डिजायर, माउंटेन्स को देखें जो दूर हैं, वो माउंटेन सिंबल हैं किस चीज का? वो वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम जो उनके अप्रोच से बाहर है, जो इसको वो अचीव करना चाहती हैं, जो लगातार, जिसको मैन वर्ल्ड, पेट्रियार्की उनको अचीव करने से रोकती हैं. जो स्टोरी एंड होती है एक ऐसे मैसेज से जो विमेन को अर्ज करता है कि वो अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचाने, और जो ट्रेडिशन ने उन पर लिमिटेशन इंपोज करें, उनसे ब्रेक फ्री हो जाए. दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स विद दिस स्टोरी. होप आपको समझ भी आई, आपने एंजॉय भी करी. रीड केयरफुली एंड प्लीज सबमिट योर रिव्यू ऑफ द स्टोरी so that we can further improve our efforts. Thank you, dear friends.